ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम तक पहले बता चुके थे। अब जो बात आती है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? आपने छाया का नाम सुना होगा। छाया तो होता क्या है कि प्रतिबिंब कहते किसको है, इसकी चर्चा करें। तो प्रतिबिंब ऐसा चीज है कि जैसे कोई भी बिंदु है, जैसे ये मान लेते हैं बिंदु, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से, इस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जैसे ये मान लेते हैं एक बिंदु है, इससे जो प्रकाश आ रही है तो वो दर्पण, मान लेते हैं कोई भी दर्पण है, चाहे समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का नाम सुना है ना, दर्पण। तो ये क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये जैसे दर्पण है तो इसके परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर के यह मिल जाती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहीं दिक्कत है किसी को? किसी बिंदु स्रोत से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह प्रकाश का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता? कहीं कोई दिक्कत है? फिर एक बार लास्ट, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रतिबिंब कहलाता है। और यह जो प्रतिबिंब है यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आभासी होता है, आभास होता है, आहट होती है, और दूसरा वास्तव होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होती है। ठीक है। होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी। अब बात आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। ये बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है, वास्तव में क्या हो गया वो? अब आभासी प्रतिबिंब की बात आती है कि आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो हम लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां क्या था? वास्तविक में वास्तव में मिलती थी, और यहाँ क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है, वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत? लास्ट बार, अंतिम बार हम बता रहे हैं आपको कि इसका परिभाषा आभासी प्रतिबिंब क्या है। ये क्वेश्चन अगर है तो इसका परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए, यह प्रतिबिंब को जानने के बाद हम लोगों को थोड़ी सी बात चलते हैं हम लोग दर्पण में। आप ये देखिए क्या है, क्या है? एक गोला है, देखिए
कहीं कोई दिक्कत है? तो ये अभी जो हमने ये गोला बनाया इसकी बात यदि चर्चा करें, ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमने दिया। इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर हम मान लेते हैं अंदर में रंजित कर देते हैं अर्थात कलई कर देते हैं, अर्थात AB बराबर BC बराबर C और दूसरे ओर बाहर में कलई कर देते हैं, ये दिया हुआ है क्योंकि ये समचतुर्भुज की चतुर्भुज क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसमें जिससे हमको अगर किसी खोखले गोले का एक भाग होता है दोनों से मतलब है, तो वह गोलीय दर्पण है, और यह जो गोलीय दर्पण है यह दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है, जो आपके किताब में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया होगा। देखिए पेज नंबर 5 में चित्र नंबर 1.9 में, ठीक है, और क्या हुआ है ना। तो आप बिल्कुल आसान से ये देखिए, हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, तो हम लिखेंगे कि जिस खोखले गोले का भाग होता है वह गोलीय दर्पण कहलाती है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बात आती है, ये जो आपका बाहर कलई क्या हुआ है यह है अवतल, क्या है? अवतल दर्पण है। और ये जो आपका अंदर कलई क्या हुआ है ये क्या है? उत्तल दर्पण है। तो फिर दूसरा इसमें ध्यान देते समझो। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ भी चीज भारी नहीं है, सिर्फ उसको पकड़ना बहुत जरूरी होती है कि हमने क्या बोला। जब किसी खोखले गोले का भाग होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखिए अवतल दर्पण में इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस दर्पण का बाह्य भाग रंजित क्या होता है अर्थात कलई क्या होता है वह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। बाहरी अगर कलई क्या हुआ है तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और आंतरिक भाग अगर कलई क्या हुआ है रंजित क्या हुआ है वह क्या है? उत्तल दर्पण। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। क्वेश्चन हो गया, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब किसी खोखले गोले का भाग होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? और ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण दूसरा अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या है तो आप लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का आंतरिक भाग रंजित क्या हुआ रहता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिस दर्पण का बाह्य भाग रंजित क्या होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? अंदर में भी दोनों की परिभाषा हमने ये कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए यदि हमने दर्पण की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात हम लोग इसका उपयोग के बारे में भी जान लें कि इस दर्पण का जो उपयोग है वह दर्पण का उपयोग कैसे होता है, किस रूप में होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप शायद दाढ़ी बनाने के लिए गए होंगे, वो जो हजावती दर्पण है हजावत करने के लिए अर्थात बाल काटने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए जो आपने देखती है ठाकुर के यहाँ, ठीक ना, हजाम के यहाँ, तो वो जो दर्पण है वह दर्पण कौन सा है? कहीं को दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण का एक दूसरे आप देख सकते हैं कि हजावती दर्पण के रूप में करते हैं, कोई दिक्कत। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे तो हम पहला उपयोग लिखेंगे ऊपर में कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है, जिसमें से पहला लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान से लिख लेंगे। दूसरी बात कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर शल्य चिकित्सक के रूप में आँख, कान, नाक, गले आदि की इलाज आदि के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत है? दो उपयोग लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत?
हाँ? ये बराबर इसका और ये अब बात आती है आपको अवतल का तो हमने ये बराबर बता दिया। अब चलिए बात उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपने ये स्कूटर, कौन बराबर इसका? मोटर गाड़ी, सी ऐसे सारे चीजों को आपने देखा होगा। उसमें जो प्रयोग किया जाता है दर्पण, वह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? स्कूटर, मोटर, ये सारे चीजों में उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में, जो कि आपको बगल में देखने के लिए आईना नहीं लगा रहता है गाड़ी के दोनों बगल में, तो वो कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो एक कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर यानी वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, या वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा आप लिख सकते हैं इसका उपयोग सौर भट्टी में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? सौर भट्टी में। कोई दिक्कत है? लिख लेंगे। हाँ? तो ये दर्पण की बात आ गई। अब देखिए थोड़ी सी बात अगर हम लोग देख लें तो इसमें से और कुछ आपकी किताब में तो हमको नहीं नजर आ रहा कि ज्यादा कुछ है, ठीक है। और हाँ, तो आप एक आवर्धन की बात आती है आपकी किताब में। ये आवर्धन क्या है? ठीक है, तो आवर्धन जो प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई होती है, अगर दोनों के अनुपात होता है वह आवर्धन कहलाता है। कोई दिक्कत? आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है कि 1/v + 1/u = 1/, ठीक है। दर्पण का सूत्र याद रहा क्या? 1/v + 1/u = 1/r। अभी सिद्ध करके आपको नहीं बताना चाहेंगे, ये एग्जाम किस में बताएं क्योंकि आपको दिमाग में रहा। तो चलिए अब दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण जितना भी है, तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसको r से संकेत करते हैं और फोकस दूरी f से संकेत करते हैं, और यह हमेशा ऋणात्मक हो। किसमें? अवतल दर्पण। किसमें? और उत्तल दर्पण में धनात्मक। अवतल दर्पण में होता है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में होता है धनात्मक। सही? कोई दिक्कत? अब बात आती है कि इतना जानने के बाद हम लोगों को एक चीज और याद रखें कि आवर्धन m, यही इसी चीज में कह दे कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब जो बन रही है वह वस्तु के उल्टा बन रहा है। कोई दिक्कत? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा बन रहा है। और वही चीज अगर कह दे कि आवर्धन m का धनात्मक मान क्या बताता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कहीं कोई दिक्कत है? ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, तो आप LW में डाल करके लिख दीजिए। आपको जितना क्वेश्चन अभी कितना 10 या 11 क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा में आप करके लेते आएंगे और वस्तुनिष्ठ को याद करके लेते आएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ आपकी किताब में जो दिया हुआ है उतना सारा वस्तुनिष्ठ और को याद करके लेते आएंगे। आप LW में डाल सकते हैं।